तो नाजरीन, आज का इस खास पेशकश में जो हमारा आज का ये प्रोग्राम है जिसका नाम है योग फॉर लाइफ, जो कि योग के आलमी दिन को वक्फ है, आज हम अपने माहिरीन से बात करेंगे और वो हमें बताएंगे क्या मेडिटेशन है, सूर्य नमस्कार के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से प्राणायाम किया जाए और इसकी अहमियत को समझा जाए। तो अपने इस खास सफ़र का आगाज़ करते हैं आपके साथ। और जहन को एक साथ लाता है और ये मूवमेंट सांस और ध्यान पर मबनी है। योग या योगा के कई जिस्मानी और जहनी फायदे हैं, जिनमें हमारे पोस्चर में सुधार, जिस्म का लचीलापन, मजबूती, तवाजुन और जिस्म का बेदार होना शामिल है। योग की रिवायत बहुत कदीम है और इसका आगाज हजारों बरस पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब से इंसानी तहजीब की शुरुआत हुई तभी से योग किया जा रहा है। योग से मुताल्लिक सबसे कदीमी तारीखी शवाहिद वादी सिंध की तहजीब से हासिल हुई चीजें हैं, जिनकी जिस्मानी मुद्राएं और आसन उस दौर में योग की मौजूदगी के वाज़ेह सबूत हैं। योग का आगाज सबसे पहले भारत में ही हुआ था और इसके बाद ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मकबूल हुआ। जब भी योग की बात होती है तो महर्षि पतंजलि का जिक्र खास तौर से होता है, क्योंकि वो पहले और वाहिद शख्स थे जिन्होंने योग को मजहब, अकीदे और अंधविश्वास से बालातर करके एक मुनज़्ज़म शक्ल दी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के मजहबी इजलास में अपनी तारीखी तकरीर में योग का जिक्र करके सारी दुनिया को इससे वाकिफ कराया। योग को हम हजारों वर्ष पुराना मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्ति अवशेष मिले हैं उनसे भी यह सिद्ध होता है कि हमारा योग सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। महर्षि अगस्त्य ने पूरे महाद्वीप, हमारे योग उपमहाद्वीप का दौरा किया और योग के अवशेष प्राप्त कर योग को प्रसिद्ध किया। हमारा योग 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध था, लेकिन 21वीं शताब्दी में जनसाधारण मनुष्य ने इसको आसन और प्राणायाम के रूप में और भी प्रेरित किया और भी प्रसिद्ध किया। आज हम जिस योग को मना रहे हैं वह हठ योग की एक परंपरा है, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद का उल्लेख मिलता है। इस पर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हमारा हठ प्रदीपिका, जो पंडित स्वात्मा राम द्वारा लिखित है, उसमें हमारे योग का पूर्णतया उल्लेख मिलता है। हालांकि हमारे योग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें हम योग का एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी से हमें मिल सकता है। हठ प्रदीपिका में हमारे अलग अलग अभ्यासों का, अलग अलग अंगों का वर्णन किया गया है। इसी क्रम में महर्षि पतंजलि जी ने भी योग को बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया है और जनसाधारण को अष्टांग योग के रूप में एक भेंट प्रस्तुत की है। अष्टांग योग, जिसे हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के रूप में जानते हैं, यह बहुत प्रसिद्ध है और इसे हम अपने जीवन में अपनाकर इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में भी बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। योग की अहमियत और इफादियत में उस दिन और इजाफा हो गया जब 11 दिसंबर 2014 को हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में 21 जून को योग के आलमी दिन के तौर पर मनाए जाने की तजवीज़ पेश की थी, जिसे 193 मुल्कों में से 175 मुल्कों ने बगैर किसी वोटिंग के मंजूर कर लिया था। योग
मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। यूएन ने योग की अहमियत को तस्लीम करते हुए माना कि योग इंसानी सेहत और बहबूद की समत एक जामे तर्ज अमल है। योग या योगा जिस्म और दिल दिमाग को एक साथ लाता है और हम पर इसका अच्छा असर होता है। रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट तक योगा करने से भी हमारी सेहत में हैरत अंगेज हद तक बेहतरी आ सकती है। मुसलसल किए जाने वाले छोटे सेशंस लचीलेपन, रगपट्टों की टोन, जहनी यकसुई यानी कंसंट्रेशन और तनाव की सतह में सुधार कर सकते हैं। योग की पाबंदी से हम कई बीमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं और इसके फायदों के पेश नजर हमें इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार है जब आपने प्राणायाम कर लिया, प्राणायाम के बाद मैंने बताया आपका मन स्थिर हो गया, तो मन स्थिर हो गया, आपकी इंद्रियां स्वतः ही स्थिर हो जाएंगी, क्योंकि जब हमारा मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है तो वो इधर उधर नहीं जा सकती। तो हमें इंद्रियों के वश में ना होकर मन को इंद्रियों को वश में करना चाहिए। योग ज़हनी और जिस्मानी एक्सरसाइज का एक बेहतरीन संगम है। बेहतर यही है कि शुरुआत में योग के मुख्तलिफ आसनों को बाकायदा किसी योग गुरु की निगरानी में किया जाए और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता मश्क करके सीख लिया जाए। इसके बाद आप इन्हें खुद कर पाएंगे। योगा करने का सबसे अच्छा वक्त सुबह सवेरे का माना जाता है और इसे खाली पेट ही करना चाहिए। अगर इसके अलावा करना है तो कुछ खाने के 3 से 4 घंटे बाद ही करें। योगा के माहिरीन के मुताबिक रोजाना 30 मिनट का योगाभ्यास सेहतमंद रहने के लिए बेहतरीन रहता है। अगर खुले में यानी पार्क, अपने लॉन, छत या अपने हवादार कमरे में योग किया जाए तो न सिर्फ आप अच्छा महसूस करेंगे बल्कि इसका भरपूर फायदा भी होगा। प्राणायाम को योग का चौथा अंग कहा जाता है और ये सांस की एक कदीमी तकनीक है जो भारत में योगा की मशकों से उभरी है। प्राणायाम 2 अल्फाज से मिलकर बना है, प्राण यानी सांस और आयाम यानी 2 सांसों में दूरी बढ़ाना, सांस लेने और छोड़ने की रफ्तार को कंट्रोल करके रोकना और फिर उसे छोड़ना। सांस को आहिस्ता आहिस्ता गहरी खींचकर रोकना और बाहर निकालना प्राणायाम का हिस्सा है। सांस लेने की इस मश्क से हमारे जिस्म में जिस्मानी और जज्बाती रुकावटें होती हैं,
प्राणायाम के जरिए उन्हें दूर किया जा सकता है और इसके रोजाना करने से हम अपने जिस्म को सुपरचार्ज कर सकते हैं। प्राणायाम से हम अपने जिस्म को डिटॉक्स कर सकते हैं। प्राणायाम करने से सांस के जरिए तवानाई जिस्म की सभी नाड़ियों में पहुंचती है। दरअसल ये ताजा हवा और एनर्जी से दिल दिमाग को रोशन और जिस्म को बेदार करने का तरीका है। अगर सही तरीके से रोजाना प्राणायाम किया जाए तो इसके बेहतरीन फायदे होते हैं। सबसे पहले प्राणायाम करने से जिस्म, दिल दिमाग और रूह में तालमेल पैदा होता है। इससे जहनी तनाव और डिप्रेशन को खत्म किया जा सकता है। प्राणायाम से दिल को मजबूती और इस्तेहकाम मिलता है और कुव्वत इरादी भी मजबूत होती है। यह ख्यालात को शफाफ बनाता है और जिस्म को मजमूई तौर पर सेहतमंद रखता है। प्राणायाम की कई अक़साम हैं, लेकिन अनुलोम विलोम और कपालभाति ज्यादा मकबूल हैं। प्राणायाम हमारे जिस्म को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। योग हमारा जीवन का बहुत ही महत्व हिस्सा है। मैं कहूँगी कि हमारा जीवन योग के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। हमारा जीवन अगर हम पेन और पेपर पर लिख रहे हैं तो भी वो योग के बिना संभव नहीं है, क्योंकि वो भी जोड़ है। अगर आप मुझे मनुष्य है, हम सामान्य पब्लिक है, आसन प्राणायाम को ही योग मानती है। उसी में से मैं आज थोड़ा प्राणायाम का वर्णन करूँगी। प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को बैलेंस करती है। पहले तो प्राणायाम के विषय में ये कहा गया है हठ योगी ग्रंथों में, चले वातम चले चितम निश्चले निश्चले भवते, अर्थात जब तक उसकी प्राण वायु चलती है कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से, कुंभक के अभ्यास से। अभी मैंने बात की कि हमारी दो तरीके की एनर्जी होती है, फिजिकल और मेंटल एनर्जी। हम देखेंगे जनरली जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं वो मेंटली पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में अच्छे नहीं होते। प्राणायाम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं अनुलोम विलोम, तो वो अनुलोम विलोम हमारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी बैलेंस करता है। वो कैसे बैलेंस करता है, हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसमें से मुख्य 10 हैं और 10 में से मुख्य 3 हैं। राइट नॉस्ट्रिल जो हमारी होती है वो इंडिकेट करती है पिंगला नाड़ी, दिस इज सूर्य। लेफ्ट नॉस्ट्रिल इंडिकेट करती है ईड़ा नाड़ी, दिस इज चंद्रमा। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारी ये दोनों नाड़ियाँ बैलेंस होती है, ईड़ा और पिंगला। राइट नॉस्ट्रिल हमारी फिजिकल एनर्जी होती है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी मेंटल एनर्जी होती है। हर एक व्यक्ति की हर एक समय पर एक ही एनर्जी एक्टिव रहती है। जब वो पढ़ाई का काम कर रहा होता है हम जनरली उसकी मेंटल एनर्जी एक्टिव रहती है। फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं उनकी फिजिकली हमारी उनकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है। लेकिन एक नाड़ी शोधन प्राणायाम से हम अपनी दोनों एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं, इसलिए प्राणायाम भी बहुत बेहतर है। और हम प्राणायाम करने का एक तरीका होता है, एक रेशो होता है। प्राणायाम के 3 भाग होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरा कंप्लीट इनहेलेशन, रेचक कुछ देर ठहरना जितनी आपकी क्षमता है, और पूरा कुंभक रेचक मतलब कंप्लीट एक्सलेशन, रेचक उसको कहा जाता है। रेशो होता है 1:4:2, अर्थात जब अगर आपकी क्षमता है 2 सेकंड में श्वास भरने की तो अब उसको 4 गुना समय के लिए श्वास को रोकेंगे और 2 गुना समय में श्वास को निकालेंगे। 10 सेकंड में अगर आपने श्वास भरा है तो 40 में उसको रोकेंगे और 20 सेकंड में श्वास निकालेंगे। दिस इज अ राइट प्रोसेस, दिस इज अ राइट टेक्निक टू डू प्राणायाम। अब इसके आगे मैं बात करूंगी, प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए नहीं बना होता, हर ऋतु के लिए एक सेम प्राणायाम नहीं होता। देयर आर वेरिएशंस ऑफ प्राणायाम। अगर हम हठ योग प्रतिपिका की, हठ योगिक ग्रंथों की बात करेंगे, ट्रेडिशनल टेक्स्ट की बात करेंगे, बहुत सारे 9 कुंभकों का उसमें वर्णन है। हर ऋतु के लिए अलग प्राणायाम है, हर बीमारी के लिए अलग प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। अगर मैं अभी यहाँ गर्मियों का सीजन है तो हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम एक लोता ऐसा प्राणायाम है जिससे हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स, ऐसा कहा जाता है हमारे शरीर में अगर विष है तो उसको भी वो मार देता है। शीतली प्राणायाम से हम इससे अपनी भूख और प्यास को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको बहुत एकदम से पानी नहीं है तो वो शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें, बहुत ही अच्छा है, हमारे पूरे शरीर को ठंडा रखता है गर्मियों के समय में।
जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें, जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती, वो भ्रामरी का अभ्यास करें। सर्दियों में आप सूर्य भेदी का अभ्यास करें। तो बहुत सारे प्राणायाम हैं। चंद्र भेदी का, जिनका बीपी बहुत हाई रहता है वो चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। जिनका बीपी बहुत ही लो रहता है वो सूर्य भेदी का अभ्यास करें। और जो अपनी सभी नाड़ियों को क्लीन करना चाहते हैं, नाड़ियों की शुद्धि करना चाहते हैं, हमारी बॉडी में मैंने अभी बताया 72,000 नाड़ियाँ हैं, तो उसका अभ्यास करें। नाड़ी शोधन हर बच्चा, हर बुजुर्ग किसी भी ऋतु में, किसी भी समय में नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जा सकता है। प्राणायाम करने का सही टाइम आप सुबह प्रातः में कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं और अर्धरात्रि के समय कर सकते हैं। और अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। मैंने बताया इसका कोई टाइम नहीं है कि मैं कहूँ 2 मिनट कीजिए, 5 मिनट। इफ़ यू आर ए बिगनर तो आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं, हर प्राणायाम के अपने लाभ हैं। धीरे धीरे समय, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम का समय कम है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने बताया कि हर प्राणायाम अपनी ऋतु के अनुसार करेंगे, जिसको जो बीमारी है उसके अनुसार प्राणायाम बनता है। प्राणायाम भी हमारे शरीर में उपप्राण भी है, 5 प्राण, उपान, अपान, समान, व्यान, ये 5 प्राण हमारे शरीर में विद्यमान है। ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं कि हमारा कोई सिस्टम खराब है बॉडी का तो हमारी वो वायु वहाँ की खराब है, उसको उपप्राण भी कहा जाता है और 5 वायु भी उसको कहा जाता है। जैसे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी खराब है, मतलब मेरी समान वायु खराब है। अगर मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब है, अगर मेरा मल निष्कासन की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पा रही तो मतलब मेरी अपान वायु खराब है। अगर मेरे को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है तो मतलब मेरी प्राण वायु ठीक नहीं है। तो ये सब हम प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं और अपनी जितनी भी वायु है इनको बैलेंस कर सकते हैं। नाजरीन, जितना योग करना ज़रूरी है उतना ही ये भी ज़रूरी है कि हम समझें योग को किस तरह किया जाए। योग में किस तरह से हमें हर मरहले को पूरा करना है, किस तरह से योग की सारी चीज़ों को पूरा करना है। और इसके लिए डीडी उर्दू ने बहुत ही ख़ास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, योग फॉर लाइफ। तो देखते हैं किस तरह से अभिषेक जी बताते हैं योग की ख़ास बारीकियों को, उसकी अहमियत को। गायत्री मंत्र मेरे साथ सभी दोहराएंगे, हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में रखकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें। हथेली पंजा इस प्रकार से घर्षण करें कि एक उष्मा ऊर्जा आ जाए और बंद आंखों पे धीरे से कप बनाकर लगाएंगे। आंखों को हथेली के भीतर ही खोलें और बंद करें। चलिए अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। फिंगर्स को क्लब किए, रिवर्स रोटेट, पैरों को मिलाकर रखेंगे और श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींचे। जितना हो सकता है ऊपर खींचे, पेट को इन तक करेंगे, होल्ड। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस हथेली सिर के ऊपर, फिर से श्वास भरते हुए शरीर को और ऊपर खींचे, होल्ड करें, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस।
राइट साइड मुड़ेंगे, दायां तरफ पूरा श्वास छोड़ते हुए दायां हाथ बाईं तरफ, जितना पीछे की तरफ जा सकते हैं होल्ड करें। श्वास पूरा छूट गया है, विश्राम स्थिति में श्वास भरते हुए वापस अपने स्थिति में आ गए। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर श्वास भरते हुए वापस। 2 बार और रिपीट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट, दाईं ओर, जितना शरीर को मोड़ सकते हैं मोड़े। फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर दूसरी तरफ। कटी चक्रासना रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को बहुत ही लचीला बनाती है। तीसरी बार श्वास छोड़ते हुए लास्ट, चेंज, फिर वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब पैरों को गैप बना ले, जितना पैर के बीच में गैप रख सकते हैं। और कटी चक्रासना के बाद ट्रायंगल पोज या तिर्यक ताड़ासन, दोनों हाथों को अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ को फिर ऊपर की तरफ ले गए, फिंगर्स को मूव करें, पूरा श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ। प्रयास करेंगे कि आपका बाजू जो है वो कान से लगा रहे, होल्ड किए, फिर वापस श्वास भर के अब श्वास छोड़ते हुए राइट की ओर, जितना शरीर को ले जा सकते हैं मुड़ने दें। फिर श्वास भरते हुए वापस 2 बार और रिपीट करेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर स्ट्रेच, फिर श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, फिर श्वास भरते हुए वापस। इसके बाद त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज, राइट हैंड से राइट साइड ही जाएंगे। जब राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो राइट पैर को मूव कर लिए, हथेलियां सामने की ओर खुली हुई, और धीरे धीरे हाथों को नीचे और ऊपर अपने हाथ को देखने का प्रयास। फिर श्वास भरते हुए वापस। अब लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड का पंजा मूव, फिर श्वास छोड़ते हुए गए नीचे और नजर ऊपर हथेली की ओर, फिर श्वास भरते हुए वापस। रिपीट करेंगे। त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज, दाईं तरफ, फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए, फिर वापस। अब हम करेंगे वृक्षासना। वृक्षासना जो कि बैलेंसिंग के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। लेफ्ट पैर पे खड़े हैं, तो उंगलियों को आराम से उठाएं, राइट पैर को हल्का सा फोल्ड किए, धीरे धीरे पैरों को जंघा में जितना अंदर आप ले सकते हैं ले लिए, और लेने के बाद होल्ड करें। एक जगह धरती स्थिरता के साथ बनाएं, घुटनों को बाहर रखते हुए धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले गए और नजरें एक जगह टिका कर रखें, किसी एक फोकस पॉइंट पे पूरा श्वास भरे, होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, धीरे से वापस। अब दूसरे पैर से इसी को रिपीट करेंगे। धीरे से पैरों को मोड़ लिए, थाइज में, इनर थाइज में लगाए, दोनों हाथ को धीरे से ऊपर की तरफ ले गए। वृक्षासना बैलेंसिंग के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। बैठ करके अब हम करते हैं आसनास। सबसे पहले वज्रासना में बैठ जाएं। यह एक ऐसा आसन है जिसे भोजन के बाद, एकमात्र यह आसन है जिसे भोजन के बाद करते हैं। वज्रासना से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर आप देखें तो पैरों को पीछे मोड़ लिए और आराम से घुटने के बल फोल्ड करके उस रिलैक्स स्थिति में बैठते हैं। पीछे एरियो को बीच में गैप कर लिए और आप इसमें रिलैक्स स्थिति में बैठ गए। मन बिल्कुल शांत और स्थिर है। माँ गंगा की लहरों को सुन रहे हैं। चेहरे पे प्रसन्नता, मुस्कुराहट बनी हुई। धीरे से फिर उठ गए। अब वज्रासना के बाद हम
दूसरा आसन करते हैं मंडूकासना। यह आसन दोनों अंगूठे को बंद किए, नाभि के बगल में रखें, पूरा श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे। एल्बो पीछे की तरफ कोहनी स्ट्रेच। फिर धीरे से सीधा असर आपके पैनक्रियास पे पड़ता है इस मंडूकासना। नेक्स्ट आसना हम करेंगे उष्ट्रासन। मैट पे अपने स्थिति पे हैं, वज्रासना में आप सीधे हो गए, राइट हैंड को धीरे से एरी पे ले गए, लेफ्ट हैंड को धीरे से दूसरी एरी पे, और जितना आप पीछे ले सकते हैं। फिर धीरे से एक हाथ को वापस लाएं, दूसरे हाथ को वापस लाएं। यह है उष्ट्रासना। धीरे से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लिए। अब पैरों के फिंगर्स के लिए, पैर के उंगलियों के लिए हथेली बिल्कुल बगल में रखकर दंडासन में रखें। पैरों की उंगलियों को, पैर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने पैरों को मजबूत करने के लिए केवल पहले उंगलियों का चालन क्रिया, फिर पूरा श्वास छोड़ते हुए पैर का पंजा डाउन स्ट्रेच, फिर पैरों को अपनी तरफ खींचे, फिर पैरों को गोल गोल चक्र घुमाते हैं, रिपीट, फिर रिवर्स वापस उल्टा चक्र। नेक्स्ट पैर को मोड़ लिए, अपने पांचों उंगलियों को एक साथ पकड़े और निचोड़े, पूरा पंजा को गोल गोल घुमाए, वापस विपरीत दिशा में। इसे दोहराएंगे दूसरे पैरों से, फिंगर्स को निचोड़ लिए, रिपीट गोल गोल, फिर वापस तितली आसन, बटरफ्लाई, जो आप जानते हैं छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है। तितली आसन सिंपल, दोनों पैर के पंजों को मिलाए, हथेलियों से पैर के पंजों को पकड़ लिए और आराम से धीरे धीरे स्लो मोशन में आप अपने दोनों घुटनों को धीरे धीरे उठाते हैं। तितली आसन, बटरफ्लाई पोज, और धीरे धीरे आप इसकी गति को बढ़ा सकते हैं एकदम रिलैक्स मोड में। अब अपना दायां घुटना जो है इसे फोल्ड कर लिए। दायां पैर जब मोड़ते हैं तो बाएं कोहनी फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ श्वास छोड़कर जितना आप पीछे मुड़ सकते हैं होल्ड करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। फिर श्वास भरते हुए वापस दूसरे पैरों से। फिर धीरे से वापस पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहला शुरुआत भुजंग आसना से, जो कि कोबरा पोज, स्नेक पोज भी इसे कहा जाता है। पैरों को पीछे की तरफ फ्लैक्स करके रखें, हथेली कंधे के ठीक नीचे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने आप को ऊपर की तरफ उठाएं, श्वास छोड़ते हुए डाउन। भुजंगासन जिनको भी कंधे में, पीठ में दर्द रहता है उनके लिए बहुत लाभकारी है। अब हम करेंगे धनुरासन। दोनों हाथ से अंगूठे को पकड़े, अपने पैरों को मोड़कर, और फिर धीरे से दोनों पैर उठाए, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, फिर धीरे से वापस। अब टर्न ले लेंगे, पीठ के बल। हम करेंगे सेतु बंदासना। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाए, पैरों को पकड़े रहे, और जितना ऊपर आप उठ सकते हैं उतना ऊपर उठेंगे। होल्ड करें, रिलैक्स करें, आनंद की अनुभूति, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। अब हम करेंगे
एक पाद पवन मुक्तासन, एक पैर को मोड़कर पवन मुक्तासन। घुटने को पकड़ ले, पूरा श्वास छोड़ते हुए घुटने को सिर से लगाने का प्रयास। फिर धीरे से वापस दूसरे पैर से करेंगे, पूरा श्वास छोड़ दे। फिर वापस। अब दोनों पैरों से एक साथ मोड़कर पवन मुक्तासना। सिर घुटने में लगाने का प्रयास। धीरे से वापस। पवन मुक्तासना। अब दोनों हाथ जमीन पे रहेगा और धीरे धीरे दोनों पैर 30, 60 और 90 में उठाएंगे। 30, 60, होल्ड, 90। फिर धीरे धीरे वापस। इससे आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं वह मजबूत होगी। अब दूसरा आसन हम करते हैं मरकटासना। दोनों पैरों को धीरे से मोड़ ले, दोनों हथेलियों को सिर के नीचे रख ले, दोनों हथेली सिर के नीचे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर के पंजे और घुटने मिले रहेंगे। एक साथ दाईं और राइट साइड घुटने को ले जाएं और गर्दन जो है वो सूर्य की तरफ लेफ्ट साइड करें। सूर्योदय हो रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। फिर श्वास भरते हुए वापस। मरकटासना जिनको भी कमर में दर्द की समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। हरिओम, मैं योगाचार्य अभिषेक भारती आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10वें वर्ष में आप सभी का स्वागत है। और इस बार आप एक संकल्प लें कि आप अपने आप को रोज अब समय निकालेंगे अपने लिए, अपने परिवार, खुद स्वस्थ रहने के लिए, कि आप रोज योग करें, ध्यान करें और प्राणायाम करें। इसके साथ खुद स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और पूरा आपका परिवार खुशहाल रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को दूरदर्शन की तरफ से। हरिओम। सूर्य नमस्कार योगासनों में सबसे बेहतर माना जाता है। इसे जदीद योग रिवायात का एक हिस्सा माना जाता है। ये मश्क अकेले ही योगा के मुकम्मल फायदे पहुंचा सकती है और इसे करने से जिस्म बीमारियों से पाक और सेहतमंद होकर शानदार हो जाता है। सूर्य नमस्कार सूरज का एहतराम करने की एक कदीमी मश्क है जिसमें कुल 12 स्टेप्स एक के बाद एक दायरे की शक्ल में किए जाते हैं। यानी इसमें कुल 12 आसन किए जाते हैं और उनके सेट्स को एक सर्कल की शक्ल में किया जाता है। बेहतरीन यह है कि सूर्य नमस्कार सुबह सवेरे उस वक्त करना चाहिए जब सूरज की किरणें निकलना शुरू होती हैं, क्योंकि इस वक्त सूरज की किरणों से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है।
सूर्य नमस्कार जिस्म के अहम सिस्टम्स के लिए निहायत फायदेमंद है। ये दिल को मजबूत और खून के दौरान में सुधार करता है। ये हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन से भरकर उनकी काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार को एक कारगर कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट माना जाता है और इसका हमारे जिस्म, दिल, दिमाग पर मुस्बत असर होता है। सूर्य नमस्कार पूरे जिस्म के लिए एक बेहतरीन कसरत है जिससे ताकत, लचीलापन और कुव्वत बर्दाश्त बेहतर होते हैं। ये दिल को सुकून बख्शता है, जहनी तनाव को कम करता है और हमारी जहनी सेहत अच्छी होती है। सूर्य नमस्कार योगासनों का एक रोशन सिलसिला है जो हम सब के अंदर के सूरज को जाहिर करता है। जैसे जैसे हम एक आसन से दूसरे आसन में जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि हम सूरज के साथ एक खूबसूरत बैले कर रहे हों। हम अपने आज़ा को सूरजमुखी की तरह फैलाते हैं जो रोशनी की जानिब बढ़ता है। हर सांस के साथ हम सूरज की तवानाई को अपने अंदर समा लेते हैं और फिर सांस छोड़ने के साथ सूरज की एनर्जी से चलने वाले किसी सुपर हीरो की हर तरह की नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं। सूर्य नमस्कार हमारे दिल, दिमाग, जिस्म और रूह के लिए एक ही बार में एक छोटा सा शम्सी रिचार्ज है। आज हम सूर्य नमस्कार की चर्चा करेंगे। सूर्य नमस्कार का नाम तो सभी ने सुना होगा, बट इसका करने का सही तरीका और इसके हमारे शरीर पर क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, आज हम इसके बारे में भी जानेंगे। और सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं, मुख्य 7 आसन होते हैं और 5 दोहराए जाते हैं, रिपीटेड आसन होते हैं। इन आसनों के साथ हमारा चक्रों का भी बहुत ही हम जब भी कोई आसन करते हैं तो हमारे जो 7 चक्रास हैं हम उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हर आसन में एक चक्रा पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं और हर आसन के साथ एक मंत्र भी है और इनका एक सही करने का तरीका भी है कि हम जब प्रणाम आसन में आएंगे तो कब हम इनहेल करेंगे, कब एक्सेल करेंगे। हस्तोत्थान आसन में आएंगे तो हम श्वास भरेंगे उसमें। वैसे तो बहुत अनेकों लाभ हमारे शरीर को मिलते हैं। सबसे पहले एंटी एजिंग प्रोसेस, हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है आज के टाइम पर। सुंदर दिखने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। हमारा शरीर में त्रिदोष होते हैं, अगर एक भी दोष प्रकोपित हो जाता है, बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। वात, पित्त, कफ। आयुर्वेदा के अनुसार जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों ही बैलेंस हो जाते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जितनी भी हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं, या तो हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, हार्मोन्स स्पेशली फॉर फीमेल्स हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हमारी जो ग्लैंड्स हैं सिक्रीशन करती हैं, इससे हमारे शरीर में डायबिटीज़ उत्पन्न होगी। लेकिन जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो हमारी जो सिक्रीशन है ग्लैंड्स का, वो प्रॉपर सिक्रीशन अपने सही तरीके से ग्लैंड्स काम करती है। हमारी एड्रिनल ग्लैंड हमारी इमोशनल हेल्थ को कंट्रोल करती है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स हमारे कंट्रोल रहते हैं। सूर्य नमस्कार से हमारी जितना भी मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स, फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर रहना, एबनॉर्मल रहना, प्रेगनेंसी पे PCOS, PCOD की प्रॉब्लम्स है ना, जितनी भी अगर हम बात करेंगे, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कॉमन डिसऑर्डर्स जिसको कहते हैं, दीज आर द डिसऑर्डर्स, दीज आर द नॉट डिजीज। जैसे ही आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक किया, ऐसे ही ये डिसऑर्डर्स आप अपने ठीक कर सकते हो। तो सूर्य नमस्कार एक लोता अभ्यास है जो आप रोज़ाना थोड़े समय के लिए कर सकते हैं और अपनी ग्लैंड्स को प्रॉपर तरीके से उनको चैनलाइज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ऐसे हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, हमारी बॉडी के जो 11 सिस्टम्स हैं, वो भी प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे। अगर हमारा एक भी सिस्टम खराब होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हुआ, तो हमारा पूरा, किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम हुई, किसी को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, तो इस तरीके से बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी का एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब हुआ तो और तरीके की प्रॉब्लम होगी। किसी का यहाँ टॉक्सिन्स बन गया तो उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, घुटनों में प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना सिर्फ आपको फ्लेक्सिबिलिटी, हम कहते हैं कि सूर्य नमस्कार हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारा स्टेमिना, स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। जितने भी आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हम कहेंगे कि सूर्य नमस्कार अबाउट टू 9 पॉइंट समथिंग कैलोरीज हमारे शरीर की बर्न करता है, जिससे हमारा बॉडी फिट रहती है, हमारा वेट लॉस होता है। वेट लॉस की भी आज के टाइम बहुत बड़ी समस्याएं हैं, मतलब अनेकों लाभ है। स्ट्रेंथ बढ़ती है हमारे शरीर की। अगर आप अपने बॉडी में आप देखेंगे शरीर में कंपन रहती है किसी को, या मैं बहुत अभ्यास कराती हूँ, बच्चों को प्रैक्टिस कराती हूँ, तो बॉडी वो रोक नहीं पाते, किसी भी आसन में स्थिरता नहीं लेकर आ पाते। लेकिन सूर्य नमस्कार से आपके शरीर में स्थिरता आती है और स्ट्रेंथ बढ़ती है आपके शरीर की। योग आपको खुद से जोड़ने में मदद करता है। ये जिस्म को दिल से, दिल को रूह से और रूह को कायनात से जोड़ने में मदद फराहम करता है। मेडिटेशन या ध्यान योग का ही एक हिस्सा है। योगा हमें सांस की एक्सरसाइज और आसनों के जरिए जिस्म और दिमाग को तैयार करने का वसीला फराहम करता है, और मेडिटेशन इस राब्ते या तालमेल को और गहरा करता है और हमें अंदरूनी तस्कीन देता है और जिस्म को बेदार करता है। ध्यान है तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, अपने टारगेट के साथ एक हो जाइए। आप और आपका टारगेट दोनों एक हो गए, वो होता है ध्यान। और जब आप ध्यान की अवस्था तक पहुंच गए तो समाधि स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। समाधि मतलब आप स्थिर हो गए, समाधि मतलब सम स्थिरता, स्थिर हो गए आप। हठ योग भी यही बात करता है। हठ मतलब हम और ठम, अपनी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, उन दोनों को बैलेंस कर लो, आप स्थिर हो गए। योग का असल मकसद जिस्म और दिल का मिलन है, जबकि ध्यान पूरी तरह मेंटल कंसंट्रेशन पर मुनहसर है। जिंदगी में खुशी, पॉजिटिविटी और सुकून का सबसे कारगर तरीका है योग और मेडिटेशन। योग हर किसी को बेहतर करने, बेहतर बनने और जिंदगी को पुरसुकून बनाने की तरगीब देता है। यह हमारे जिस्म को सेहतमंद और सोच को मुस्बत बनाता है। अगर कोई अनहेल्दी आदतों का शिकार है तो योग और मेडिटेशन इन्हें छोड़कर एक सेहतमंद जिंदगी के लिए तहरीक देते हैं। खुद से आगही, खुद में सुधार और जैसे है वैसे ही खुद को तस्लीम करने का सबसे अच्छा रास्ता है मेडिटेशन और योग। हम हर रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके लिए कुछ मिनट से शुरुआत की जा सकती है। घर की किसी खामोश जगह में बैठकर अपने दिल की धड़कन, सांसों, जिस्म के किसी हिस्से पर ध्यान लगाना है, या हम अपने रब के नाम पर भी ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान मेडिटेशन भी बहुत प्रकार के हैं। उसमें से नाद योग ध्यान, ब्रह्मांड ध्यान,
अपने सातों चक्रों का ध्यान, तो इनमें से सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान, इस प्रकार के कई ध्यान हैं। स्थूल ध्यान की बात करें तो स्थूल माने जो सामने दिखाई दे रहा है हमें, जैसे कि स्वरूप ध्यान, आपके जो भी इष्ट देव है आप उनका ध्यान करिए, वहाँ से शुरुआत करिए, तो वो भी एक ध्यान है। जैसे सूर्य हो गया या कोई ज्योति होगी, चंद्र हो गया, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, इनको लक्ष्य में रखकर आप आंख बंद करके ध्यान अवस्था में बैठ जाए, वो भी एक ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान होता है जो हमें दिखता नहीं है, जो हमारे भीतर है, जिसकी हम सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं। उसमें से जैसे 7 चक्र है हमारे, तो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, तो ये जो चक्र है हमारे भीतर है, तो इनका भी ध्यान पंचभूत के साथ जुड़ा गया है। जैसे कि भगवान विष्णु इस संसार का सर्जन करते हैं, वो हमारा हृदय है, अनाहत चक्र, जहाँ से हमारे सारे ऑर्गन्स चलते हैं। तो हमारे 7 चक्रों में से जो हमारा मणिपुर चक्र है, जिसे ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है, ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि का सर्जन करते हैं, हम सबका भी सर्जन नाभि से हुआ है और वहीं से सारे हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं। भगवान विष्णु जो इसको चलाते हैं, तो वो हमारा हृदय है, हृदय के अंदर सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, हम सांस लेते हैं, हमारे जो भी ब्लड का जो भी सर्कुलेशन होता है वो भी दिल से होता, हृदय से होता है। और भगवान शिव जो हमारे विशुद्धि चक्र पे है, विद्यमान है, तो उसके नीचे जितने भी 5 चक्र है वो हमारे भौतिक सुख की हमारे भीतर लालसा, जिज्ञासा जगाते हैं। और विशुद्धि चक्र से ऊपर जो हमारा आज्ञा चक्र है, वो आज्ञा चक्र हो गया और ब्रह्मांड चक्र हो गया, जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है ये, तो वहाँ पे हमें दिव्य सुख की, दिव्य अनुभूति की हमें इच्छाएं होती है। जब आदमी इन 5 चक्रों के ऊपर ध्यान करते 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 जब ऊपर आता है, विशुद्धि चक्र से ऊपर जब आज्ञा चक्र पे उसका ध्यान जाता है, तब उसे परम सुख, परम आनंद की अनुभूति होती है। और वहीं से फिर वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो अनुभूति है, उसके साथ वो एक हो जाता है। विशेष हम ध्यान के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं एक प्रॉपर जगह पे, तब उस समय पे हमें एक जगह पे स्थान पे बैठ के, शांत अवस्था में बैठ के, कई लोग अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देने के बाद ध्यान करते हैं, कई लोग जैसे बताया कि वस्तु के ऊपर, कोई व्यक्ति के ऊपर ध्यान दे के ध्यान करता है, और कुछ लोग जो ऊंची स्थिति पे पहुंच चुके हैं वो अपनी भीतर जो भी चल रहा है उसे साक्षी भाव के रूप में देखते हुए ध्यान करते हैं। तो आप सबको भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर सबसे निवेदन है कि आप भी अगर ध्यान नहीं करते हैं तो आज से संकल्प करें कि आज से मैं भी ध्यान करूंगा। वैसे तो कहा गया है कि जिस व्यक्ति की जितनी उम्र होती है उतने मिनट उसे ध्यान करना चाहिए। 20 साल का तो 20 मिनट ध्यान करिए, 40 साल का तो 40 मिनट ध्यान करिए। तो हम बाहर से तो बहुत कुछ सुनते हैं, लोगों को सुना देते हैं, कभी कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को भी हमें इस ध्यान के, मेडिटेशन के माध्यम से सुनना चाहिए कि मेरी अंतरात्मा मुझे क्या कह रही है। और अंतरात्मा से निकली हुई आवाज़ कभी गलत नहीं हो सकती है, इसलिए ज़रूर ध्यान करें। योग और ध्यान जिस्मानी और ज़हनी एक्सरसाइज की 2 शक्लें हैं जो वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हजारों साल पुरानी ये रिवायात आज भी मकबूल हैं और मौजूदा वक्त में ज्यादा असरदार और कारगर हैं। योग और ध्यान से आपका दिमाग एक्टिव और दिल पुरसुकून रहेगा, मेमोरी अच्छी होगी और ये आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा। इसीलिए योग और मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करके हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन और पुरसुकून बना सकते हैं। नाजरीन, हमें उम्मीद है डीडी उर्दू की एक ख़ास पेशकश योग फॉर लाइफ में
आपने बहुत सारी जानकारी हासिल की होगी, बहुत सारी मालूमात आपको योग के बारे में हुई होगी, किस तरह से योग किया जाए, प्राणायाम क्या है, सूर्य नमस्कार क्या है और बहुत ही ख़ास मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं। आप योग को अपनी ज़िंदगी में लाइए, आप सेहतमंद रहें, आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बने और आप हमेशा फिट रहें, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। इन्हीं नए ख्वाहिशात के साथ डीडी उर्दू की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और योग को अपनी ज़िंदगी में हमेशा लाइए और सेहतमंद रहिए। आदाब।